20 सितंबर 2020 कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा संबंधी किसान समझौता सशक्तिकरण और सुरक्षा विधेयक 2020 विपक्ष के तीखे विरोध के बीच राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। इससे पहले सदन की कार्रवाई उस वक्त कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी जब विपक्ष के सदस्य वेल के पास आ गए और उन्होंने बिल को जल्द से जल्द पास कराने के सरकार के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन उपसभापति के सामने जाकर खड़े हो गए और उन्हें सदन की रूल बुक दिखाने की कोशिश की। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नियम ये है कि आम सहमति से सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जा सकता है। ये सत्तारूढ़ दल के नंबरों के बेस पर नहीं होता। सहमति इस बात पर थी कि आज सदन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए था। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने राज्यसभा में कहा कि एक किसान के तौर पर वे सचमुच में कृषि बिलों को लेकर के चिंतित हैं। पूरा सदन और हम सभी लोग इसको लेकर के चिंतित हैं। किसान देश की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री को जरूर इस बात की व्याख्या करनी चाहिए कि इन बिलों को लेकर वो इतनी जल्दी में क्यों हैं, और खासकर तब जबकि देश महामारी के दौर से गुजर रहा है। उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म में और तुरंत किस रूप में किसानों को फायदा पहुंचाने जा रहा है। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि क्या सरकार देश को भरोसा दिला सकती है कि विधेयक के पास हो जाने के बाद किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। इन विधेयकों पर बातचीत के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। संजय राउत ने पूछा कि एमएसपी खत्म नहीं होगा अगर ये सिर्फ एक अफवाह है, तो क्या मोदी जी की एक मंत्री ने सिर्फ अफवाह के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया? शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल चाहते थे कि विधेयक पर गहराई से विचार करने के लिए उसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए, जिससे उसमें शामिल सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जा सके। वहीं वाईआरएससीपी ने बिल का समर्थन किया और उसके सांसद विजय साई रेड्डी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, जिसको लेकर सदन में कुछ देर के लिए हंगामा होता रहा और उसकी कार्रवाई भी प्रभावित हुई। डीएम के सांसद टीकेएस एलागोवन ने कहा कि किसान जो देश की पूरी जीडीपी में 20% का योगदान करते हैं, इस विधेयक के आने के बाद वो गुलाम बन जाएंगे। ये किसानों की हत्या कर देगा और उनको बिल्कुल सामान में तब्दील कर देगा। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल इन बिलों पर कोई बहस मुबाहिसा न हो, इसको लेकर के दबाव में है। वे केवल इसे किसी भी तरह से पास करा लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि आपने किसी किसान संगठन से भी संपर्क नहीं किया। महामारी के दौरान अध्यादेश जारी करने से पहले भी किसी से कोई संपर्क नहीं किया गया। किसी भी किसान का लड़का इस विधेयक को तैयार नहीं करेगा। जैसे बीएसएनएल के गले को जियो से दबा दिया गया, अब किसानों को भी उसी दौर से गुजरना पड़ेगा। बड़ी कंपनियों से किसान कैसे मुकाबला कर पाएगा? विपक्षी नेताओं के सभी सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी किसी भी कीमत पर नहीं छुई जाएगी। न केवल ये विधेयक बल्कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए पिछले 6 सालों में कई कदम उठाए गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि किसानों का एमएसपी जारी रहेगा। राज्यसभा में हंगामे के चलते न तो ये साफ हो पा रहा था कि बिल के समर्थन में हुंकार कौन भर रहा है और विरोध में ना कौन कर रहा है। अचानक राज्यसभा के उपसभापति बस ये घोषित करके कि ये बिल पास हो गया, अपनी व्यासपीठ के पीछे सदन को स्थगित करके चलते बने। अब जब ये बिल पास हो गया है तो राष्ट्रपति के साइन महज औपचारिकता होते हैं। जब ये साइन हो जाएंगे तो ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। कानून बनते रहते हैं, कानून टूटते भी हैं, बदलते भी हैं और रद्द भी होते हैं। ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंग हैं। अच्छी बात यह है कि अब बनारस का किसान 10 बोरा अनाज लेकर किसी साधन से केरल तक जाकर उसे बेचने के लिए मुक्त है। पैसा वो मुंह मांगा लेगा, जहां पुसाएगा वहीं बोरा पटकेगा, दाम तही आएगा और फिर अपने द्वार पर आकर के पंचायत जमाएगा। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। हमें आशान्वित रहना चाहिए। नोटबंदी, जीएसटी, तालाबंदी के बाद अब ये चौथा मास्टर स्ट्रोक है। नोटबंदी मौद्रिक सुधार था, जीएसटी कर सुधार था, तालाबंदी महामारी से बचाव के लिए था और ये कृषि मुक्ति किसानों को मुक्त करने के लिए लाया गया है।
अधिकतर मास्टर स्ट्रोक सुधार ही कहे जाते हैं, पर सुधार किसका होता है और सुधरता कौन है, ये सुधारक कभी नहीं बताता, बल्कि वो अगले सुधार में लग जाता है। अब खेत की मेड़ पर आमने सामने बैठकर सरकार के कानून से मिले अधिकार सुख की मादकता से परिपूर्ण होकर किसान कॉरपोरेट से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सौदेबाजी करेगा। एक कानून ने कॉरपोरेट और 5 बीघे के किसान को एक ही सफे में लाकर खड़ा कर दिया, तो ये तो एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। अब देखना यह है कि किसान की साफगोई जीतती है या कॉरपोरेट का शातिर प्रबंधकीय कौशल। किसान और कॉरपोरेट की शिखर वार्ता के बीच अब सरकार कहीं नहीं है। उसने बाजार खोल दिए। व्यापारी, कॉरपोरेट और जिसके पास एक अदद पैन कार्ड है, उन्हें यह अख्तियार दे दिया कि वे भी एक लोडर लें और कहीं भी जाकर किसी भी खेत से अनाज खरीद लें। दाम बेचने वाले किसान और खरीदने वाले पैन कार्ड धारक तय करेंगे। अपना अपना सब समझिए बूझिए, सरकार को चैन से आराम करने दीजिए। अब वो भले ही अनाज के दाम तय कर दे, पर वो उस पर अनाज या उससे कम कीमत पर अनाज खरीदने के लिए किसी पैन कार्ड धारक को बाध्य करने से तो रही। ये अलग बात है कि अन्नदाता का खिताब बरकरार रहेगा। कानून के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया है और आगे भी कहा जाता रहेगा, पर हम इस कानून को किसानों के हित में नहीं मानते। अभी इन कानूनों का क्या असर पड़ता है, ये थोड़े दिनों में ही पता चल पाएगा। फिलहाल संदीप गुप्ता जी ने कुछ सवाल पूछे हैं। इस बिल को लेकर मोदी सरकार ने अपने मुंह में दही जमा ली है, तो जवाब तो मिल नहीं रहे। शायद ये सवाल ही हमारा दिमाग कुछ साफ करें। तो सवाल नंबर 1 है, अगर सरकार की एमएसपी को लेकर नीयत साफ है, तो वो मंडियों के बाहर होने वाली खरीद पर किसानों को एमएसपी की गारंटी दिलवाने से क्यों इनकार कर रही है। सवाल नंबर 2 है कि एमएसपी से कम खरीद पर प्रतिबंध लगाकर किसान को कम रेट देने वाली प्राइवेट एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई की मांग को सरकार खारिज क्यों कर रही है। कोरोना काल के बीच इन 3 कानूनों को सवाल नंबर 3, कोरोना काल के बीच इन 3 कानूनों को लागू करने की मांग कहां से आई। ये मांग किसने की, किसानों ने की या औद्योगिक घरानों ने की। सवाल नंबर 4 है, देश और प्रदेश का किसान मांग कर रहा था कि सरकार अपने वादे के मुताबिक स्वामीनाथन आयोग के C2 फार्मूले के तहत एमएसपी दे, लेकिन सरकार ठीक उसके उलट बिना एमएसपी प्रावधान की ये कानून लाई है। आखिर इसकी मांग किसने की थी। सवाल नंबर 5 है, प्राइवेट एजेंसियों को किसने रोका है किसान के फसल को ऊंचे रेट देने से। फिलहाल प्राइवेट एजेंसीज मंडियों में एमएसपी से नीचे पिट रही धान, कपास, मक्का, बाजरा और दूसरी फसलों को एमएसपी या एमएसपी से ज्यादा रेट क्यों नहीं दे रही हैं। सवाल नंबर 6 है कि उस स्टेट का नाम बताइए जहां पर हरियाणा, पंजाब का किसान अपना धान, गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, सरसों या बाजरा बेचने जाएगा, जहां उसे हरियाणा और पंजाब से भी ज्यादा रेट मिल जाएगा। सवाल नंबर 7 है, जमाखोरी पर प्रतिबंध हटाने का फायदा किसको होगा, किसान को होगा या उपभोक्ता को होगा या फिर जमाखोर को होगा। सवाल नंबर 8 है कि सरकार नए कानूनों के जरिए बिचौलियों को हटाने का दावा कर रही है, लेकिन किसान की फसल खरीद करने या उससे कॉन्ट्रैक्ट करने वाली प्राइवेट एजेंसी अडानी या अंबानी को सरकार किस कैटेगरी में रखती है। वो उत्पादक हैं, वो उपभोक्ता हैं या फिर वो बिचौलिए हैं। सवाल नंबर 9, जो व्यवस्था अब पूरे देश में लागू हो रही है, लगभग ऐसी व्यवस्था तो बिहार में 2006 से लागू है, तो बिहार के किसान इतना क्यों पिछड़ गए। सवाल नंबर 10 है, बिहार या दूसरे राज्यों से हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार के दौरान धान जैसा घोटाला करने के लिए सस्ते चावल मंगवाए जाते हैं, तो सरकार या कोई प्राइवेट एजेंसी हमारे किसानों को दूसरे राज्यों के मुकाबले महंगा रेट कैसे देगी। सवाल नंबर 11 है, टैक्स के रूप में अगर मंडी की इनकम बंद हो जाएगी तो मंडियां कितने दिन तक चल पाएंगी। सवाल नंबर 12 है, क्या रेलवे, टेलीकॉम, बैंक, एयरलाइन, रोडवेज, बिजली महकमे की तरह घाटे में बोलकर मंडियों को भी निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। सवाल नंबर 13 है, अगर ओपन मार्केट किसानों के लिए फायदेमंद है तो फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के जरिए क्लोज मार्केट करके दूसरे राज्यों की फसलों के लिए प्रदेशों को पूरी तरह से बंद करने का ड्रामा क्यों किया गया। सवाल नंबर 14 है, अगर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 3 नए कानून लागू कर दिए हैं
तो फिर मुख्यमंत्री खट्टर किस आधार पर कह रहे हैं कि वे दूसरे राज्यों से हरियाणा में मक्का और बाजरा नहीं आने देंगे? सवाल नंबर 15 है, अगर सरकार सरकारी खरीद को बनाए रखने का दावा कर रही है तो उसने इस साल सरकारी एजेंसी एफसीआई की खरीद का बजट कम क्यों कर दिया? वो ये आश्वासन क्यों नहीं दे रही है कि भविष्य में ये बजट और कम नहीं किया जाएगा? सवाल नंबर 16 है, जिस तरह से सरकार सरकारी खरीद से हाथ खींच रही है, क्या इससे भविष्य में गरीबों के लिए जारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी कटौती होगी? सवाल नंबर 17 है, क्या राशन डिपो के माध्यम से जारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खरीद प्रक्रिया के निजीकरण के बाद अडानी अंबानी के स्टोर के माध्यम से प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनने जा रहा है? और सवाल नंबर 18 और आखिरी सवाल है कि आज तक किसी भी सरकार ने किसानों के लिए कानून बनाते वक्त किसानों के संगठन से कभी कोई विचार विमर्श नहीं किया, जबकि हर बजट से पहले सरकार उद्योगपतियों के संगठन फिक्की या एसोचैम से बात करती रही है और उनके सुझावों पर अमल भी करती है। किसानों के संगठनों के साथ ऐसे विचार विमर्श क्यों नहीं हो सकते हैं? तो ये तो रहे सवाल जिनसे शायद आप सभी की सोच इस विधेयक पर कुछ साफ हो। वहीं इस बिल के पास होने के बाद हरियाणा में किसानों ने सड़कों को जाम करना शुरू कर दिया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अफसरों से किसानों के साथ पूरे संयम से पेश आने को कहा है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और अगर कोई लूट, आगजनी या फिर जीवन संपत्ति या फिर गाड़ियों के ध्वंस में शामिल हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।